मेरी मौत आज भी एक पहेली नहीं हुई है। कभी कभी कहानी सुनाने और लिखने का ढंग इतना सदा हुआ होता है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज मेरी मौत की कहानी कुछ ऐसी ही है। 18 अगस्त 1945। अगर इतिहास की माने तो एक हवाई दुर्घटना में इसी दिन सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई। दुर्घटना की जगह बताई गई ताइपेई, जो अब ताइवान का हिस्सा है। सबूत के तौर पर जापानी सरकार ने हवाई दुर्घटना की कुछ तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें मौत के राज को जितना सुलझाती हैं, शायद उससे ज्यादा उसे उलझाती भी हैं। उस दुर्घटना में 7 लोग बच गए थे, इसलिए उस दुर्घटना के बारे में वो जो भी कह रहे थे उस पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। The Taiwan government has given proof or they have made a statement. ताइवान सरकार ने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं कि 18 अगस्त की उस तारीख को उनके यहाँ कोई विमान दुर्घटना ही नहीं हुई। On the 18th August 1945 in Taihuku airport of Taipei, and there is no record of Netaji's death or his cremation. एक वर्षन कहता है कि नेताजी के थोड़ी आग लगी और वो चल के ऊपर से चल के नीचे आए। अगर आप प्लेन का जो क्रैश, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ्स जो उन्होंने दी है जापानीज गवर्नमेंट ने, अगर आप देखें, मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी उसको चेकअप करवाया, इसको एनालाइज करवाया। वो कहते हैं कि ऐसे क्रैश में तो कोई आदमी बच ही नहीं सकता। तो कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों का देहांत हो गया। ताइवान सरकार ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि सुभाष चंद्र बोस के मरने की जो तारीख बताई जा रही है, उस तारीख या उसके आसपास कोई हवाई दुर्घटना उनके यहाँ हुई ही नहीं। ताइवान की सरकार ने बताया कि 14 अगस्त 1945 से लेकर 20 सितंबर 1945 के बीच उनके यहाँ कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं। 18 अगस्त इन दोनों तारीखों के बीच पड़ता है। The Taiwanese government cannot have said that there was no air crash. All that they could have said. ताइवान सरकार को ये नहीं कहना चाहिए था कि उनके यहाँ उस दिन हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते हैं कि उसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। जो लोग इतिहास समझते हैं उन्हें पता है कि ताइवान उस समय जापानी सैनिक सत्ता के अंदर था, इसलिए जापानी हुकूमत ही सही जानकारी दे सकती थी। In August or September of 1945, Taiwan was fully under Japanese military occupation at that time. The crash took place in a Japanese military airfield. Netaji breathed his last in a Japanese military hospital. सितंबर 1945 की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की टीम भी उस जगह पर पहुंची जिस जगह पर हवाई दुर्घटना होने की बात कही जाती है। उनके हाथ भी कोई सबूत नहीं लगा। सवाल उठता है कि अगर वहां कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई तो फिर ये तस्वीरें किस जगह की हैं? Satyanarayana Sinha was a member of Parliament of Congress, who is वो पहले आदमी जो नेताजी रशिया में गए थे, वही पहला आदमी सारा दुनिया को बताए। वो बोले ये जो तस्वीर है एयर क्रैश की है वगैरह, 1944 में ताइपे एयरपोर्ट में एयर क्रैश हुआ था और वो खुद देखे थे ये फोटोग्राफ लोकल न्यूज़पेपर में, ये तस्वीर इज हैड बीन गिवन अगेन। ये कैसे मुमकिन है कि अगर ये दुर्घटना हुई तो इसका रिकॉर्ड ताइवान सरकार के पास नहीं है? अगर कुछ समय के लिए हम इन सवालों से दूर मौत की कहानी को उसी रास्ते पर ले चलें जिसे आधिकारिक माना जाता है, तो तस्वीरें उलट जाती हैं।
इनके अनुसार बोस उस हवाई दुर्घटना में बुरी तरह झुलस गए थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट और बहुत ज्यादा जल जाने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। एयर क्रैश कहाँ हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ, उसके बारे में डिफरेंट आई विटनेसेस के डिफरेंट वर्जन है। कोई कहता है कि एयर स्ट्रिप पे हुआ, कोई कहता है 20 गज दूर हुआ, कोई कहता है 100 गज दूर हुआ, कोई कहता है विद इन एयरपोर्ट हुआ, और कोई कहता है कि 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट हुआ। एक ही चीज के बारे में अलग अलग वर्जन कैसे हो सकते हैं? 2 डॉक्टर्स थे, एक डॉक्टर कहता है कि हमने ब्लड दिया, दूसरा डॉक्टर कहता है कि हमने ब्लड नहीं दिया। इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस, टाइमिंग ऑफ डेथ, डेट ऑफ क्रिमेशन, उसके बारे में अलग अलग वर्जन्स हैं। इतने अलग अलग वर्जन्स हैं, इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि इट वाज वेरी क्लियर कि वो एक झूठी कहानी है। सच्ची कहानी होती तो सभी का वर्जन एक होता। One of the doctors is still alive. His statement was बोस का इलाज करने वाले एक डॉक्टर आज भी जिंदा हैं। उनका बयान था कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की फोटो तक नहीं देखी थी, इसलिए वो नहीं पहचान सके कि जिस व्यक्ति का वो इलाज कर रहे हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। whom he had treated was really Subhash Chandra Bose. He was told by military officers that this person was Subhash Chandra Bose. There is a lot of evidence to support. वास्तव में हवाई दुर्घटना हुई थी, इसे साबित करने के लिए ढेर सारे सबूत हैं। आखिरकार उस दुर्घटना में बोस के सहयोगी हबीबुर रहमान के साथ 7 और लोग भी तो बच गए थे। There were doctors. There was an interpreter who had interpreted Netaji 4 times before. There was this interpreter, Nakamura. उनके ट्रांसलेटर नाकामुरा का भी यही कहना था कि उसने अस्पताल में बोस से मुलाकात की। उनके पूरे शरीर पर मरहम पट्टी लगी थी। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि नाकामुरा बोस को नहीं पहचान पाए। Critical condition. Now you cannot say that Nakamura did not know who he was. He knew who he was. The doctor, you can say the doctor was told this was a great leader, Chandra Bose. बोस को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी मृत्यु के बाद जिस शमशान में उनके जलाए जाने की बातें कही गईं, इन दोनों जगहों के रजिस्टर में उनका नाम कहीं नहीं है। हर उस जगह से बोस का नाम नदारद है जहां रिकॉर्ड में उनका नाम होना चाहिए था। माना जाता है कि बोस जापानी आर्मी के एक बड़े अधिकारी जनरल शेडई, पायलट और को पायलट के साथ चुपचाप रूस जाने की तैयारी में थे। इसीलिए इन चारों का नाम यात्रियों की लिस्ट में नहीं था। जो लोग हवाई दुर्घटना में उनके मरने की पुष्टि करते हैं, उन्हें इन सवालों का जवाब भी तो देना होगा। The doctor says he was the worst hit. I had to look at him first. डॉक्टर, वार्ड बॉय और नाकामुरा सब ने अस्पताल में बोस के होने की बात मानी है। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों कोई हमसे 60 साल तक झूठ बोलता रहेगा। See why they would go on lying to us for 60 years. It's not a matter of 200 years story, it's a matter of only 50 years story. उनके मरने की पुष्टि करने वाली कोई रिपोर्ट, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। आप कैसे मान लेंगे कि कहीं पर भी उनके बारे में कोई जानकारी दर्ज ही नहीं हुई? Not even this hospital report. You see, it's a permanent military hospital. How could so many, being such a eminent leader, been admitted, and there's not a single entry, admission report should be there, discharge report should be there. Nothing is there. कहा जाता है कि बोस के विश्वस्त सहयोगी हबीबुर रहमान भी उसी हवाई जहाज में उनके साथ सफर कर रहे थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जाहिर है रहमान ही वो व्यक्ति हो सकते थे जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकते थे, लेकिन रहमान के बदलते बयानों ने इस राज को और भी उलझा दिया। He said, "It is a tragedy in my life, but I am very proud of it." He said, "I am a Muslim." हबीबुर रहमान ने कहा था, ये दुर्घटना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि आखिरी बार उन्होंने मेरे ही हाथों से पानी पिया। I took him to the crematorium. I took out the remains. I brought it back to Tokyo. Last time when I was in Pakistan, their family gave me all the pictures again. We have many pictures already in the archives, but they opened their own personal album. It is Habibur Rahman's own album. They got all these pictures of the air crash. Habib sitting in front of a coffin. हबीबुर रहमान जी तो नेताजी के परम भक्त थे।
नेताजी को उन पर बहुत विश्वास था और हबीबुर रहमान को जो कुछ नेताजी बोलेंगे हबीबुर रहमान उस बात से उलट नहीं बोलेंगे। तो नेताजी ने उनको बोला, इतनी इंस्ट्रक्शन थी कि आपने लोगों को ये बोलना है कि एयर क्रैश हुआ जिसमें मेरी डेथ हो गई। इससे आगे तो कोई इंस्ट्रक्शन उनको नहीं थी कि आगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने वर्जन को चेंज नहीं किया। हालांकि कर्नल हबीबुर रहमान ने जो कुछ कहा अपनी स्टोरी में उन्होंने कुछ ऐसा कंट्राडिक्शन दे दिया जिससे कि समझने वाले अगर चाहें तो समझ सकते हैं। फॉर इंस्टांस उन्होंने कहा कि मैंने नेताजी को पूरी आग लगी थी और मैंने अपने हाथों से नेताजी को आग को बुझाया, ऐसे बुझाया, मगर वो फिर जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे यहाँ जख्म है, हमने बुझाया ऐसे और जख्म हो गया बैक साइड पे। ये कंट्राडिक्शन है जिससे कि आदमी समझ सकता है कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। I also spoke to Captain Bipul Sarkar, who was the president of the INA Association. जब हबीबुर रहमान से ये पूछा गया कि ये कैसे संभव है कि बुरी तरह जले हुए नेताजी को बचाने में उन्हें खरोंच तक नहीं आई, तो वो चुप हो गए। That your shirt, the shirt which you are showing to me, or the jacket which you are showing to me, did not contain a trace of any burning mark. And how come that Netaji was burned to death? Then Habibur kept quiet, and then Bipul Sarkar said, "I got the message." मेरी मौत को लेकर उठे सवाल तो एक कड़ी हैं जो इस रहस्य के तार को आगे जोड़ती हैं। ऐसे ढेरों सवाल जिसके जवाब में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। उस दौरान घटे घटनाक्रम ने मेरे मौत के रहस्य को और भी उलझा दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के उस दौर में सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद कर रहे थे। जाहिर है जापान सरकार की नजर में उनकी अच्छी खासी हैसियत थी। उनकी मौत से जुड़े सबूतों को लेकर जापान सरकार और बोस के निकट सहयोगी रहे हबीबुर रहमान की बातों में काफी विरोधाभास देखते हैं। जापान कहता है उनकी अंत्येष्टि 21 अगस्त को हुई, जबकि हबीबुर रहमान ये तारीख 22 अगस्त बताते हैं। जापान उनके अस्थि कलश को अपने यहां आने की तारीख 1 सितंबर 1945 बताता है। हबीबुर रहमान इससे 5 दिन आगे 6 सितंबर की तारीख बताते हैं। अस्थि कलश का रहस्य भी कम पेचीदा नहीं है। इसमें जो सबसे उलझाने वाली बात है वो ये है कि एक बार सन 54 में कहा गया कि नेताजी की अस्थियां आ गई हैं। फिर कहा गया कि नहीं वो तो रांकोजी टेम्पल में रखी हुई हैं। तो अगर सन 54 में उनकी अस्थियां आ गई थी तो अब ये किसकी अस्थियां हैं? ये वहां क्यों रखी हैं? ये गोरख धंधा क्या है भाई, ये सरकार साफ करे ना, सो ये क्या है? और यदि तेपे में कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी तो इन रांकोजी मंदिर की अस्थियों के ऊपर तो वैसे ही संदेह पैदा हो जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव M.O. मथई ने 2 सितंबर 1954 को लिखी अपनी औपचारिक चिट्ठी में माना है कि अस्थि कलश और 200 रुपए विदेश मंत्रालय को मिल गए। चिट्ठी में ये तो कहा गया कि 200 रुपए बोस की बनाई इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के रिलीफ फंड में डाले जा रहे हैं, लेकिन अस्थि कलश कहां रखा गया इसका कोई जिक्र नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 50 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब जापान गए तो रेनकोजी के उस मंदिर में भी माथा टेकने गए जहां अब भी सुभाष चंद्र बोस के अस्थि कलश होने की बात कही जाती है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर लिखे एक पत्र में कहा कि अभी अस्थि कलश को जापान से भारत लाने का कोई विचार नहीं है। सवाल उठता है कि अगर कुछ देर के लिए हवाई हादसे में नेताजी की मौत को हम सच मान भी लें तो फिर कौन सा अस्थि कलश असली है? वो जो रेनकोजी मंदिर में रखा है या फिर जिसके पाने की बात नेहरू जी के निजी सचिव कर रहे थे? दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार की कगार पर था। हमारी आजाद हिंद फौज जापान की मदद कर रही थी। हमारे लिए फैसले की घड़ी नजदीक आ गई थी।
कि हम जापान के साथ समर्पण करें या अलग से? 11 अगस्त 1945, जगह सिंगापुर। बोस को खबर मिलती है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई बमबारी के बाद जापान ने सरेंडर करने का मन बना लिया है। जापान के साथ साथ आजाद हिंद फौज को भी समर्पण करना था। हथियार डालने का यह फैसला इतना आसान नहीं था। इसके लिए जापान से सलाह मशवरा करना भी जरूरी था। 16 अगस्त सुबह 9:30 बजे बोस सिंगापुर से बैंकॉक के लिए रवाना होते हैं। वहां आला अधिकारियों से मिलकर भी कोई हल नहीं निकलता है। बोस जापान आर्मी के हेडक्वार्टर साइगॉन के लिए निकल जाते हैं। वहां से उन्हें टोक्यो जाने के लिए कहा जाता है। बोस के साथ उनके और भी सहयोगी जाना चाहते हैं, लेकिन मिन्नतों के बाद उनके साथ एक सहयोगी को ही जाने की इजाजत मिलती है। अपने सहयोगी हबीबुर रहमान को बोस अपने साथ ले जाते हैं। 18 अगस्त को दिन में हवाई जहाज तुरान होते हुए फॉर्मोसा पहुंचता है। ढाई बजे ईंधन भरने के बाद जब जहाज उड़ता है तो अपना नियंत्रण खो देता है। और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर जाता है। घटना के चश्मदीद गवाह और बोस के सहयोगी हबीबुर रहमान का कहना था कि बोस जिस सीट पर बैठे थे उस सीट के ऊपर तेल की टंकी थी, इसीलिए उनके शरीर में तेजी से आग फैल गई। रहमान के मुताबिक उनके मृत शरीर को सही सलामत रखने के लिए कोई ताबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी। इस पूरे घटनाक्रम के एकमात्र चश्मदीद गवाह रहमान ही थे, इसलिए उन्होंने सच या झूठ जो भी कहा उस पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। Habibur Rahman, who was with him, the only person who was with him in the plane, had come to our house, and my father, Sharat Chandra Bose, sort of grilled him and cross-examined him, because my father was a barrister, and for Sharat Bose, it was cross-examination which was his forte. हबीबुर रहमान मेरे घर आए तो मेरे पिता शरद चंद्र बोस ने उनसे खूब पूछताछ की। मेरे पिता वकील थे, इसलिए उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हबीब ने उन्हें सवालों का जवाब तो काफी सहज अंदाज में दिया, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी की जो सामान्य तौर पर कोई भी आई विटनेस वकील के सामने करता है। A witness sometimes makes a false step, and it was on those false steps that the lawyer would understand whether the witness was speaking the truth or not. And he said that Habib also, just as any other witness, had made those false steps. रहमान की ज़बानी मौत की ये कहानी अपने आप में ढेरों सवाल खड़े करती है। मसलन जिस डॉक्टर ने दुर्घटना के बाद बोस का इलाज किया, उसे बोस के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। उनकी मौत होने के बाद डॉक्टर को कहा गया कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी जिस हवाई जहाज में सफर कर रहे थे उसमें वो अपने 3-4 सहयोगियों को भी साथ ले जाना चाहते थे। उनसे कहा गया कि विमान में काफी महत्वपूर्ण लोग सफर कर रहे हैं, इसलिए एक और आदमी को ही साथ ले जाने की गुंजाइश थी। एक बार को मान लें कि बोस की मौत के सबूत पुख्ता नहीं हैं, लेकिन उस हवाई जहाज में इतने महत्वपूर्ण लोग सफर कर रहे थे तो उनकी खोज खबर किसी ने क्यों नहीं ली? आखिर कौन थे वो लोग? Terauchi and others. Now, well, about Netaji Subhash Chandra Bose, we can say, okay, they gave a number. नेताजी के बारे में तो हम कह सकते हैं कि उनकी मौत की कहानी को छिपाया गया, लेकिन जापान इस दुर्घटना में बचे अपने लोगों के बारे में क्यों जानकारी छिपाएगा? इस दुर्घटना से जुड़े कोई भी सबूत या रिकॉर्ड क्यों नहीं है? Why should there be no records? After all, I mean, a death may happen,
But that does not mean that a death will have no proof or no record. बोस की मौत की इस खबर के बाद अलग अलग जांच एजेंसियों ने रहमान से पूछताछ की। रहमान के अलग अलग बयानों से दो बातें बाहर निकल कर आईं। या तो बोस उस दुर्घटना में मारे गए या फिर किसी सोची समझी रणनीति के तहत बोस को जापान से बाहर निकालने के लिए हवाई दुर्घटना में मरने की खबर फैलाई गई। S.A. Iyer was the propaganda minister in the cabinet. S.A. अय्यर INA के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। वो बोस के साथ उस हवाई सफर में नहीं जा पाए थे। बाद में जापान सरकार ने उन्हें टोक्यो बुलाया तो रास्ते में उन्हें बताया कि बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका कहना था कि हबीब को देखकर मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं खुश हूँ या दुखी। हबीब का जिंदा होना बताता है कि सच क्या है। अय्यर कहते हैं कि जब मैंने हबीब से कहा कि हबीब सच क्या है तो उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इस बार हमारा चुपचाप बच निकलने का प्लान फेल हो गया। If we could escape, I wouldn't be here today. Unfortunately, this time, the escape was not successful. सबको इवन ऐसे आयर भी कभी देखा नहीं और ऐसे आयर को जिन्होंने बोला वो भी गया नहीं ताइहुकु एयरपोर्ट में, फॉर्मोसा में गया नहीं। वो सिर्फ सुन के एक प्रेस कम्युनिके बना दिया था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रेस कम्युनिके ऐसे आयर further communicated a press communique to the domain news agency. So see the origin of this death news.